जी जल्दी से मुझे चैट मैसेज रूम में बताओ, क्लियर करो। यस सर, ठीक है रुबाब, ठीक है महवेश जी, बाकी सबको बताओ, मुझे कंफर्म करो आवाज क्लियर आ रही है जी। अब्दुल हमीद, ठीक है, थैंक यू बेटा, ओके ओके ठीक है। गेटिंग दैट, तो हमने जो है वो अभी ये चीज बात की कि एजेंसी रिलेशनशिप्स के अंदर हमने जो है वो ये कहा कि जो अपॉर्चुनिज्म जो है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस को एस्टैब्लिश किया, और हमने ये कहा कि जी एजेंसी रिलेशनशिप में जो है वो अपॉर्चुनिज्म जो है वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए है कि आपके पास जो है वो मैनेजर्स को फेवर करे, बल्कि इस तरीके से होना चाहिए कि वो बिजनेस को कंप्लीट इस्टेब्लिश करे, या बिजनेस को कंप्लीट जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर, या बिजनेस को कंप्लीट उसकी डायरेक्शन के अंदर लेके चले। इसके बाद हम मजीद फर्दर आगे आते हैं और हम आगे देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, ये एक एग्जाम्पल होता है एजेंसी प्रॉब्लम का, एजेंसी उसका। आपके पास टू बेसिक बेनिफिट्स होते हैं दैट अक्रू टू टॉप लेवल मैनेजर्स एंड नॉट टू शेयर होल्डर। दो बेनिफिट्स आपके ऐसे होते हैं जो कि टॉप लेवल मैनेजर्स के होते हैं, शेयर होल्डर्स के नहीं होते। कौन से दो चीजें बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपके शेयर होल्डर्स को फायदा नहीं देते बल्कि मैनेजर्स को फायदा देते हैं? इंक्रीज इन फर्म साइज, पहली बात। दूसरी बात ये फर्म पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, दूसरी बात। पहली बात ये कि इंक्रीज इन फर्म साइज के इंक्रीज करने का क्या मतलब है? फर्म साइज के इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आइदर या तो आपका प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई हो जाए। प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई होने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्रोडक्ट जो है वो आप क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, मुख्तलिफ क्लस्टर्स के आप प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर दें। लाइक जिस तरीके से आप टोयोटा की अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, तो टोयोटा कोरोला के अंदर आपके पास जो है मुख्तलिफ तरह के ब्रांड्स चल रहे होते हैं। लाइक टोयोटा करोला एक्सएलआर एक है, टोयोटा करोला जीएलआर एक है, टोयोटा अल्टस एक है, ग्रैंडर एक है। मतलब अगर आप इसी तरीके से अगर आप देखें तो 1.3 सीसी अलग है, 1.6 सीसी अलग है, 1.8 जो है वो अलग है। तो बेसिकली आपने किया क्या है कि आपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर दिया। अब इस प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या होता है, या हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसको हम किस तरीके से लेते हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम इसको लेते हैं कि जी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या आप अपनी फर्म के साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे फर्म प्रोडक्ट्स आपके बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे फर्म का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। मींस आपकी प्रोडक्ट जैसे जैसे प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी फर्म का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। साइज इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन, और इससे क्या रिजल्ट आता है कि आपका जो फर्म का साइज है वो डायरेक्टली रिलेट पॉजिटिवली रिलेट कर रहा होता है एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन से। ऑब्वियसली फर्म का साइज इंक्रीज होगा तो आपके पास प्रोडक्ट डाइवर्सिटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो आपके पास तमाम की तमाम एग्जीक्यूटिव्स के कॉम्पनसेशन, तमाम की तमाम एग्जीक्यूटिव्स की सैलरीज भी वैसे ही बढ़ती चली जाएंगी। दूसरा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि हम वी कैन रिड्यूस टॉप एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयमेंट रिस्क। जो आपके टॉप मैनेजर्स होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉम्पनसेशन का एरिया नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्पनसेशन के बारे में कंसर्न नहीं होते हैं। कॉम्पनसेशन के साथ साइमल्टेनियसली वो दूसरी जिस चीज के बारे में कंसर्न होते हैं वो होती है उनकी जॉब सिक्योरिटी। तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपकी बहुत हद तक आपकी जॉब इनसिक्योरिटी को या आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रिस्क है उसको कम कर देता है। कैसे कम कर देता है? कैसे कम कर देता है कि जी जब आपके पास दो जगहों के ऊपर जो आपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया हुआ होता है, तो जब आपने शेयर्स मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रखे हुए होते हैं तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस। और जब आपके पास लॉस का रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, तो जब आपके पास लॉस का रिस्क जो है वो कम होता चला जाएगा, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू कि आप अपने प्रॉफिट को जो है वो ज्यादा से ज्यादा तरीके से इंक्रीज कर सकें। Diversification reduces these risks because a firm and its manager are less vulnerable to reductions in demand associated with single limited number of business. Means आपको जो है वो जो आपका डायरेक्ट लिंक होता है। एक मिनट बेटा जरा रुकिएगा, मैं आपके साथ साथ नोट्स भी टाइप कर दूं ताकि आप लोगों के लिए ये वाला मसला भी ना रहे।
ओके, गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमने जो है वो ये बात कही थी या हमने इस चीज को जो है वो डिस्कस किया कि जी हमारे पास जो है फर्म पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन से जो है वो हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट या टॉप एग्जीक्यूटिव जो एम्प्लॉयमेंट है उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रिस्क जो है वो भी कम से कम होता है। इन्होंने उसको जो है वो किस तरीके से लिंक कर दिया, इन्होंने इसको कहाँ से लिंक किया, इन्होंने जो लिंक किया वो लिंक किया डिमांड के साथ। क्योंकि देखो जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जो भी सर्विस प्रोड्यूस की जा रही होती है, प्रोवाइड की जा रही है, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन इट्स डिमांड। डिमांड होगी तो आप उसको प्रोड्यूस करोगे, अगर डिमांड नहीं होगी तो उसको भी आपको प्रोड्यूस करने की कोई खास या इतनी खातर खास जरूरत नहीं होगी। सो इन रिलेटेड टू दैट इसने ये कहा कि जो आपकी डाइवर्सिफिकेशन होती है, चाहे वो प्रोडक्ट के लिहाज से हो चाहे वो फर्म के लिहाज से हो, वो रिड्यूस कर देती है फर्म के रिस्क को। कौन से रिस्क को? कि आप जो है लेस वल्नरेबल हो जाते हो। ये किस वक्त लेस वल्नरेबल हो जाते हो या किस वक्त आप लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हो? कि अगर आपके पास रिडक्शन हो जाए डिमांड्स के अंदर। रिडक्शन डिमांड में क्यों नहीं हो सकती आपकी? क्योंकि आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया है। अगर 1300 की कैटेगरी के अंदर आपकी जो है वो सेल रिड्यूस हो गई है, तो 1600 या 1800 की कैटेगरी के अंदर तो सेल आपकी इंक्रीज है। तो आपकी जो डिमांड है उसको आपने डाइवर्सिफाई कर दिया है, और उस डाइवर्सिफिकेशन का नतीजा ये होता है कि आप सिंगल या लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा लोगों के ऊपर रहती है। सेकेंडली, फ्री कैश फ्लो सोर्स के लिहाज से अगर फ्री कैश फ्लो के बाद बात करें तो रिसोर्सेज रिमेनिंग आफ्टर द फर्म हैज इन्वेस्टेड इन ऑल प्रोजेक्ट दैट हैव पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू टू इट्स करंट बिजनेस। ओके, इसके बाद आप फ्री कैश की बात करते हैं। फ्री कैश फ्लो जो है वो प्रॉब्लम एजेंसी के अंदर एक जो है सेकंड आपके पास जो है इशू है, सेकंड आपके पास एक चीज होती है। अब फ्री कैश फ्लो हम जिसे कहते हैं कि रिसोर्सेज जो आपके पास रिमेन हो जाती है। रिसोर्सेज कौन सी आपके पास बच जाती है? जब फर्म ने इन्वेस्ट कर दिया है प्रोजेक्ट के अंदर, अब जो पैसा आपके पास बच जाता है उसको आप क्या करेंगे? अब फ्री कैश फ्लो के अंदर जो बेसिस है फ्री कैश फ्लो के जो यूजेजेस होते हैं उसमें एक तो ये होता है कि मैनेजर ये करता है कि या तो उस फंड को एडिशनल प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ले जाए। एडिशनल प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये कि जी ये फंड बच गया, मैनेजर ये कहता है कि जी हम इससे कोई नई कैटेगरी या कोई नया एरिया जो है वो स्टार्ट करें। लाइक जिस तरीके से अब तो इतना ज्यादा नहीं इसके अंदर जो है वो फोकस किया जा रहा था, बट पहले आपके पास गाड़ियों के अंदर लिमिटेड एडिशन आने लग जाते थे। लिमिटेड एडिशन लाने की वजह ये होती थी कि जी आपके पास पैसे बच गए, आपने अपनी कंपनी के प्रोफाइल या प्रोडक्ट की प्रोफाइल को और मजीद इनहांस करने के लिए और मजीद इंक्रीज करने के लिए और मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए आपने क्या किया? वो जो रिमेनिंग कैश फ्लो था आप उसको मजीद प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई के तौर पे, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे यूज कर सकते थे। दूसरा, शेयर होल्डर्स क्या उसको प्रेफर करते हैं? मतलब जो एडिशनल इनकम है फ्री कैश फ्लो, उसको शेयर होल्डर्स किस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं? दे आर ऑफ द ओपिनियन के जी ये जो एडिशनल पैसे आपके पास आए हैं इसको आप हमें एज डिविडेंड या इसको आप हमें एज प्रॉफिट जो है हमारे साथ शेयर कर लें, ताकि हमारी इनकम भी जो है वो इंक्रीज हो जाए। और ये बात सही है या गलत है? ये हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो ये कहती है कि जी एडिशनल इनकम है उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे यूज करें, क्योंकि वो बिजनेस की डायनामिक्स को इंक्रीज करता है। बट अगर हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से हट के बात करें तो इवन योर शेयर होल्डर्स आर नॉट रॉन्ग इन दैट, दे कैन टेक दिस रीजन भी क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, दे हैव एवरी राइट कि वो अपने इंटरेस्ट को या अपने पैसों को इंक्रीज कर सके। ये आपके पास जो है वो रिस्क डाइवर्स मैनेजर और शेयर होल्डर की रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की पिक्चर है। इसको देख लो एक मिनट, फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है, ये किस तरीके से जो वो पिक्चर बनी है, यही पिक्चर किस तरीके से इंटरप्रेट की जा रही है। ओके, अब हम अगर इस तस्वीर को देखें तो इसके हमारे पास जो है वाई एक्सिस के ऊपर रिस्क लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर डाइवर्सिफिकेशन लिखा हुआ है। रिमेंबर, रिस्क अलहदा चीज है, डाइवर्सिफिकेशन अलहदा चीज है। डाइवर्सिफिकेशन को और प्रोडक्ट के लिहाज से ले लें और रिस्क को हम दूसरे हिसाब से ले लें। अब इसमें देखो हमारे पास जो है शेयर होल्डर की बात है जो कि बिजनेस रिस्क प्रोफाइल को कैटर कर रहा है, और मैनेजर के लिहाज से देखें जो कि एम्प्लॉयमेंट रिस्क प्रोफाइल को जो है देख रहे हैं। मतलब ये दो बेसिकली रिस्क के लिहाज से बात करें। अब हम नीचे देख के बात करें तो नीचे हमारे पास बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज है, ठीक है। अब बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर अगर हम देखें तो एक कर्व हमारे पास बन रहा है जो कि हमारे पास बन रहा है शेयर होल्डर का, एक कर्व बन रहा है हमारे पास मैनेजरियल का,
और ये दोनों रिस्क आप जो है एक जगह पे इंटरसेक्ट करें। हम इंटरसेक्शन को अभी नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि कर्व की सबसे लोएस्ट साइड कहाँ कहाँ फॉल कर रही है। कर्व की जो सबसे लोएस्ट साइड अगर आप वो देखो तो डोमिनेंट बिजनेस और रिलेटेड कंस्ट्रेंट के बीच में फॉल कर रही है, एक जो ए पॉइंट है। दूसरा रिलेटेड लिंक और अनरिलेटेड बिजनेस के बीच में फॉल कर रही है। ये जो आपके दो पॉइंट्स हैं ये बड़े सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, हमें आगे आगे इसको डिस्कस करेंगे क्या पॉइंट्स हैं, बट पॉइंट इज प्रेफरेबल पॉइंट्स वो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो दो पॉइंट्स हमारे पास मिनिमम रिस्क के लेवल के ऊपर शो हो रहे हैं। अब मजीद फर्दर आगे इसको हम डिटेल में देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या चीजें देखी है, बेसिकली इसका मतलब क्या था। रिस्क के लिहाज से बात करें तो जनरली जो शेयर होल्डर जो है प्रेफर कर रहा होता है तो रिस्की स्ट्रेटजीज प्रेफर कर रहा होता है देन मैनेजर्स। मींस शेयर होल्डर ये कहता है कि रिस्की वेंचर में जो है हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, पैसा मेरा है, क्योंकि रिस्की वेंचर के अंदर जब भी मैं इन्वॉल्व होऊंगा तो जब रिस्क इन हायर होगा तो मेरे पास रिटर्न भी हायर होगा। तो शेयर होल्डर इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपके जो है वो चल रहा होता है। डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट अगर मैं शेयर होल्डर के लिहाज से बात करूं तो शेयर होल्डर प्रेफर मोर फोकस्ड डाइवर्सिफिकेशन, मैनेजर प्रेफर ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन एट लेवल दैट मैक्सिमाइज फर्म साइज एंड their compensation while also reducing the employment risk। ये बात हमने पहले भी की है। However, their preference is that the firm diversification falls short of where it increases their employment risk, reduces their employment opportunities, acquisition targets for poor performance। यहाँ पे इस चीज ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और वो ये कही कि जब भी हम बिजनेस के शेयर होल्डर्स के लिहाज से बात करते हैं तो शेयर होल्डर कहते हैं कि ज्यादा रिस्क के ऊपर बात करो। क्यों ज्यादा रिस्क के ऊपर बात करो? क्योंकि जब आप ज्यादा रिस्क के ऊपर बात करेंगे तो आपका रिटर्न भी हायर होगा। लेकिन जब मैं मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ या मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं कि जी सबसे मिनिमम रिस्क के साथ काम करना चाहिए। क्यों मिनिमम रिस्क के साथ काम करना चाहिए? क्योंकि जब मेरा रिस्क मिनिमम होगा तो मेरा न सिर्फ जो है वो एम्प्लॉयमेंट रिस्क कम होगा, बल्कि मेरे पास जो है वो मेरी जो प्रोफाइल है या मेरा जो अमाउंट है या मेरी जो कॉम्पेंसेशन है वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन इसके साथ मेरे पास एक ड्रॉबैक भी आता है, और ड्रॉबैक ये होता है कि मेरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस होने का मतलब ये है कि चूंकि मैं लेस रिस्की वेंचर के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं स्टेबल एनवायरमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरी परफॉर्मेंस नॉट अप टू द मार्क होगी। क्यों अप टू द मार्क होगी? क्योंकि शेयर होल्डर कह रहे हैं जी रिस्क लो, मैं जो है वो नॉन रिस्क एनवायरमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इससे मेरी कुछ लिमिटेशंस भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एजेंसी कॉस्ट के लिहाज से बात करते हैं। इसी जो हमने एजेंसी की बात की उसकी कॉस्टिंग्स क्या होगी। तो एजेंसी कॉस्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जितनी भी आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, चाहे वो इंसेंटिव हो, चाहे वो मॉनिटरिंग हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट हो, और चाहे वो इंडिविजुअल हो, जो भी हो, जो कि प्रिंसिपल ने जो की है, ठीक है, गवर्नेंस मैकेनिज्म के ऊपर, वो आपकी तमाम की तमाम कॉस्ट जो है वो इसके ऊपर बेयर हो रही है, ठीक है। प्रिंसिपल मे इंगेज इन मॉनिटरिंग बिहेवियर टू असेस द एक्टिविटीज और डिसीजन ऑफ द मैनेजर। प्रिंसिपल जो है, जो आपका शेयर होल्डर है, वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो भी सकता है। डिस्बर्स शेयर होल्डर मेक इट डिफिकल्ट एंड एफिशिएंट टू मॉनिटर मैनेजर। लेकिन जो है वो मैनेजर जो है कभी कभी जो है जो आपके शेयर होल्डर है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता इन्वॉल्वमेंट के अंदर, या इतना ज्यादा जो है वो फोकस नहीं हो पाता, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स होता है वो रिस्क की तरफ होता है। जस्ट 1 मिनट, आई विल बी बैक, मैं इसको रिज्यूम करता हूँ। ओके, अब हम मजीद फर्दर आके इसकी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास, अब हम जब एजेंसी कॉस्ट और गवर्नेंस मैकेनिज्म्स की बात करते हैं कि एजेंसी कॉस्ट हो गई कि जी तमाम के तमाम जो है वो हमारी कॉस्टिंग जो उसमें इन्वॉल्व हो गई। लेकिन मसला ये है कि उस कॉस्टिंग के अंदर जो है वो गवर्नेंस जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका इन्वॉल्वमेंट होना जो है वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, या उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता। तो इसलिए व्हाट वी डू इज दैट हम जो है वो एजेंसी कॉस्ट और गवर्नेंस मैकेनिज्म्स को जो है वो अलग-अलग रख के बात कर लेंगे। जब हम अलग-अलग रख के बात करते हैं तो
ओके, अब हम इसके लिहाज से बात करें तो हम एक तरफ ये कहते हैं कि जी एजेंसी कॉस्ट के अंदर हमारे पास जो है वो इतना ज्यादा मैकेनिज्म या इतना ज्यादा प्रोसेस फ्लो जो है वो नहीं चल रहा होता है। तो जब हम उस एरिया के लिहाज से बात करते हैं तो हमें इसको डिफाइन करने के लिए जो है गवर्नेंस मैकेनिज्म की बात होगी, और जब हम गवर्नेंस मैकेनिज्म के ऊपर देखते हैं तो डेफिनेट उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कॉस्ट जो है इनकर हो रही होगी। तो हम उस पर जब साथ लेके चलते हैं तो हम ये कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारे पास है उसकी ड्यूटी ये होती है कि वो जो है मैनेजर को जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि तमाम की तमाम जितनी भी मॉनिटरिंग मेजरमेंट्स होती हैं वो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करें। कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉर्पोरेट डायरेक्टर इनकॉर्पोरेट करता है ताकि वो मैक्सिमम अपना जो प्रॉफिट है या मैक्सिमम जो विजिलेंस है उसको मेंटेन कर सके। तो इन दैट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो ये ड्यूटी दी जाती है कि वो तमाम के तमाम जो है जो जितने भी मॉनिटरिंग एलिमेंट्स होते हैं उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को फोकस कर सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑफन एक्यूज्ड ऑफ बीइंग लैक्स इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। यस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो हमेशा एक्यूज किया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि जी ये अपनी ड्यूटीज विजिलेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है। और इस एक्यूजेशन की एक वजह बहुत सिग्निफिकेंट ये भी है क्योंकि शेयर होल्डर्स तो देखो इन्वेस्ट कर रहा होता है, मैनेजर जो है वो आपके पास जो है उसको एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है, बट जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग होते हैं ना ही वो मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतने कॉन्ट्रीब्यूटिंग होते हैं। तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये पॉइंट पर डील किया जाता है या ये पॉइंट जो है वो फोकस कराया जाता है कि जी दे आर नॉट दैट मच इफेक्टिव और दे आर नॉट दैट मच विजिलेंट व्हेनेवर दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। और उसकी वजह ही यही है कि आपके पास जो शेयर होल्डर्स है वो रिस्क पर होता है, जो मैनेजर्स होते हैं उनकी नौकरियां रिस्क पर होती है, बट ये बीच वाले ऐसे होते हैं जिनका कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। तो यस, एट टाइम्स ये बात बिल्कुल सही होती है। Cost associated with agency relationships and effective governance mechanism should be employed to improve managerial decisions making and strategic effectiveness. आपकी जितनी भी कॉस्ट एसोसिएटेड है एजेंसी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए और इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, अब यहाँ पे अब इफेक्टिव गवर्नेंस की मैं बात करूंगा तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूंगा, कॉस्ट एजेंसी रिलेशनशिप्स की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा आपके मैनेजर्स की। तो दोनों से रिलेटेड जो कॉस्ट है दे शुड बी एम्प्लॉयड टू इम्प्रूव मैनेजरियल डिसीजन, मतलब ये दोनों कॉस्ट जो है वो आपके पास जो भी आप इनकर कर रहे हैं दे शुड इंश्योर, दे शुड बी इनफ कि वो आपके मैनेजरियल डिसीजन और स्ट्रेटेजिक इफेक्टिवनेस को improve। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है वो लॉस के लिहाज से कुछ चीजें दी हुई यूएस के, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है। यहाँ पर आगे हम मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं कि ये मैकेनिज्म है क्या। देखो, एजेंसी रिलेशनशिप एक मैकेनिज्म, अब ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो है वो एक साथ मूव कर रहे होते हैं। एक साथ मूव करने का मतलब ये है ये सारे के सारे ब्लॉक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, कुछ फॉरवर्ड कुछ बैकवर्ड। अगर आप व्हील्स के लिहाज से देखो आपके पास एजेंसी रिलेशनशिप का भी आगे की तरफ मूव करता है, एजेंसी प्रॉब्लम्स का भी उल्टा मूव कर रहा है और एजेंसी गवर्नेंस का भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर आप इस सबकी डायरेक्शन देखो तो कुछ क्लॉकवाइज होते हैं कुछ एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, बट इन सबको सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करना लाजमी है, क्योंकि अगर ये सारे के सारे एक डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी एफिशिएंसी, आपकी स्ट्रेटेजिक एफिशिएंसी, आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन, आपके स्ट्रेटेजिक एलिमेंटल डिजाइन सबके सब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम मजीद फर्दर आगे जाते हैं और आगे आके अगर आप एजेंसी कॉस्ट एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म्स की बात करते हैं तो ये आपके पास कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, अगर कुछ आपके पास जो है वो एक्ट्स के वो हैं, आई डोंट थिंक ये जरूरत है, इसको छोड़ दो। यहाँ पर आ जाओ, गवर्नेंस मैकेनिज्म्स की बात करते हैं। अब गवर्नेंस मैकेनिज्म का मतलब ये है अब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करके अब उनके लिहाज से चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश। अच्छा, थ्री इंटरनल मैकेनिज्म्स जो है आपके पास, तीन मैकेनिज्म्स होते हैं गवर्नेंस के जो इंटरनल होते हैं और एक मैकेनिज्म होता है जो कि एक्सटर्नल होता है जो कि यूज किया जाता है आपके पास वाटर कॉर्पोरेशन के अंदर। मैकेनिज्म जो उसमें सबसे पहला क्या होता है, ओनरशिप कंसंट्रेशन होती है। ओनरशिप कंसंट्रेशन का मतलब ये है रिप्रेजेंटेड बाय टाइप ऑफ स्टेक होल्डर एंड द डिफरेंट इंसाइडर्स टू मॉनिटर मैनेजर्स, मतलब जिनकी ओनरशिप होती है कॉर्पोरेशन की वो खुद जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रखते हैं, वो खुद अपने लोगों को रखते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो उनको जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं मैनेजर्स को। दूसरा, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा हायर कर लेते हैं। तीसरा, एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन लाइक सीईओ की कॉम्पेंसेशन होती है। ये तीन आपके
गवर्नेंस के मैकेनिज्म होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं, एक आपके पास जो एक्सटर्नल होते हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म कहलाता है। क्या होता है मार्केट फॉर कॉर्पोरेट, market for corporate control का मतलब ये this market is a set of potential owner seeking to achieve undervalued firm and above average returns on their investment by replacing ineffective top level management। और कॉर्पोरेट कंट्रोल का मतलब ये आपके पास इन्वेस्टर्स मार्केट में हर वक्त मूव कर रहे होते हैं, और वो कौन से इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर मूव कर रहे होते हैं, वो इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर मूव कर रहे होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद जो इंटरेस्टेड होते हैं कि जो अंडर वैल्यूड फर्म्स है, जो फर्म्स एफिशिएंसी से मूव नहीं कर रहे, उनको एक्वायर करना या एवरेज से अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। और ये दोनों काम वो किस तरीके से करते हैं, तमाम के तमाम जितने भी इनइफेक्टिव टॉप लीडर्स हैं उन तमाम के तमाम को रिमूव करते हैं, क्योंकि जब आपके पास इफेक्टिव जो टॉप मैनेजर्स हैं वो इफेक्टिव होंगे तब तक आपकी फर्म जो है वो साउंड मूव इंटरनल मैकेनिज्म और एक्सटर्नल के अंदर जो है वो कि क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व है। लाइक इंटरनल के अंदर डायरेक्टर अमाउंट ऑफ स्टॉक ओन्ड बाय इंडिविजुअल शेयर होल्डर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये इसमें इंक्लूड होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है जो कि इंडिविजुअल्स हैं जो कि रिस्पांसिबल है, रिप्रेजेंटेटिव फर्म्स होता है, टॉप लेवल जो है मैनेजर की करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को रिपोर्ट करते हैं, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन सैलरी बोनसेस लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स ये सब इंक्लूड है। एक्सटर्नल में कॉर्पोरेट मैन्युअल मार्केट्स फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल की बात की जाती है, तो परचेज ऑफ that is underperforming relative to industry rivals in order to improve the firm's strategy competitiveness। वही बात कि ये लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं और जो फर्म इनको अंडरली परफॉर्म नजर आती है इस फर्म को एक्वायर कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। ओनरशिप की मुख्तलिफ तरह की कॉन्सेंट्रेशन होती है, जस्ट रिव्यू दिस और फिर उसके बाद हम उसको मजीद फर्दर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें। सबसे पहले हम ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन को देख लेते हैं। ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन का बेसिक मकसद, बेसिक मतलब ये होता है कि आपकी किस ओनरशिप की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। गवर्नेंस मैकेनिज्म डिफाइंड बाय बोथ द नंबर ऑफ लार्ज ब्लॉक शेयर होल्डर्स एंड द परसेंटेज ऑफ शेयर्स ओन्ड। मतलब जिसके पास लार्ज ब्लॉक शेयर होल्डर्स है, मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स जिसके साथ मौजूद है वो भी, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो भी, ये दोनों चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। मींस इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ उन लोगों को टारगेट करें जिन लोगों के पास जो है वो सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स हैं, बल्कि वो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जिनके पास लार्ज नंबर ऑफ, जिनके ब्लॉक 10 से 12 लोग हैं जो कि एक साथ शेयर्स को ओन करते हैं। लार्ज ब्लॉक शेयर होल्डर ओनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटलीस्ट 5% ऑफ कैपिटल शेयर इशू। ब्लॉक में जो कि 5% शेयर जो है यूज करते हैं। लार्ज ब्लॉक होल्डर्स हैव स्ट्रांग इंसेंटिव टू मॉनिटर क्लोजली, वो मैनेजमेंट को ज्यादा क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। दे मे आल्सो सेट अप टीम बोर्ड सीट व्हिच एनहांसेस देयर एबिलिटी टू इफेक्ट। अच्छा, इसमें जो है वो फोकस जो है वो लार्ज के ऊपर किया गया। लार्ज ब्लॉक कौन सा होता है, वो होता है जो एटलीस्ट 5% जो है कॉर्पोरेशन के शेयर को जो है वो एक्वायर कर रहा था। 5% शेयर इज वेरी बिग कंसंट्रेशन या वेरी बिग चंक व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। लार्ज ब्लॉक के अंदर ये हो सकता है कि जी उनके पास जो है वो ज्यादा फोकस होता है, ज्यादा पैराडाइम होता है कि वो इंसेंटिव्स को मॉनिटर करें और मैनेजमेंट को जो है वो क्लोजली मॉनिटर करें। दूसरी बात ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो सीट्स एक्वायर कर सकते हैं ताकि वो और इफेक्टिवली पॉलिसीज वगैरह को जो है देख सके। ओके, इसके बाद ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन, इसमें इंस्टीट्यूशनल ओनर्स है। इंस्टीट्यूशनल ओनर्स का मतलब ये है कि उसमें जो म्यूचुअल स्टॉक फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, ये तमाम के तमाम जितने भी फंड्स होते हैं ये बेसिकली जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ रहे होते हैं। उसके ऊपर ये जो है ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन देख रहे होते हैं। इनकी जो है इंस्टीट्यूशनल पावर जो है, ये इंस्टीट्यूशनल ओनर के ऊपर जो पावर है वो इंक्रीज कर रहे होते हैं। उसके बाद स्ट्रैटेजी के ऊपर ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इंसेंटिव टू डिसिप्लिन या इंसेंटिव के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जो इन इफेक्टिव मैनेजर्स उनके रिमूवल की बात भी की जा रही होती है। शेयर होल्डर जो है वो सपोर्ट कर रहा है एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जो रूलिंग्स है उसके लिहाज से कि आपको कितना उसके अंदर इन्वॉल्व होना और कितना इन्वॉल्व नहीं होना।
शेयर होल्डर एक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर एक्टिविज्म का मतलब ये है कि वो कन्वीन कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर, किसी भी डिस्कशन के अंदर वो जो है एक तरीके से क्या कहना चाहिए, मतलब अगर कोई मैनेजमेंट का डिसीजन हो रहा है या मैनेजमेंट की किसी चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है तो वो उसके बीच में इन्वॉल्व होकर उसको रिजॉल्व भी करवा सकते हैं, अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं कि जी मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे ओपिनियन के लिहाज से ये होना चाहिए। कंसेंसस एग्जिस्ट करता है तो उसको वोट भी कर सकते हैं, किसी को इलेक्ट भी कर सकते हैं और किसी को ब्लॉक भी कर सकते हैं। प्रॉक्सी फाइट्स भी हो सकती है। लिमिट्स जो है एक्टिविज्म के ऊपर जो है वो इस तरीके से होती है कि मुख्तलिफ तरह की बातों पर जो है आपकी नेगेटिव टैक्टिक्स भी जो है वो इस बेसिस के ऊपर जो है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद मजीद फर्दर आगे आते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं, मतलब ओनर्स कॉन्सल्टेशन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, यानी कि आपका वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके अंदर इलेक्ट हुआ होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली group of shareholders elected individual whose primary responsibility is to act in the owner's interest by formally monitoring and controlling the top executive, जो भी top executive है उसको monitor कर रहे होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद मजीद फर्दर आगे आए तो आपके पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ये स्टूवर्ड होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। स्टूवर्ड का मतलब ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड बोर्ड जो आपके पास है वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। क्यों इम्पैक्ट करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जिस वजह से वो इम्पैक्ट कर रहा होता है, ये सारे के सारे मैनेजर्स को जो है देख रहा होता है। ये देख रहा होता है कि कंपनी किस तरीके से ऑपरेट हो रही है और कौन कौन से तरीके वो देख रही है जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ उसको बढ़ाने के। डायरेक्ट अफेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख रहा होता है। पनिश और रिवॉर्ड के मैकेनिज्म को देख रहा होता है। शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के तरीके देख रहा होता है। ओनर्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है मैनेजरियल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसके बाद मजीद फर्दर अगर हम आगे हैं तो हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसकी तीन क्लासिफिकेशन होती है, इनसाइड, रिलेटेड आउटसाइडर्स और आउटसाइडर। इनसाइडर का मतलब ये है सीईओ हो गया, जो कंपनी का सीईओ है वो बोर्ड के अंदर एक पार्ट होता है। रिलेटेड आउटसाइडर का मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल जो कि डे टू डे ऑपरेशंस में तो इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन उसके फर्म्स के साथ रिलेशनशिप होता है, मींस डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहे होते लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज के साथ किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड जरूर होता है। आउटसाइडर्स का मतलब ये होता है जो कि बिल्कुल बाहर का होता है, मतलब जो कि किसी और दूसरे रिलेशनशिप से आपके पास आया हुआ होता है। इसके बाद क्रिटिसिज्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर क्या होता है, टू रेडिली अप्रूव मैनेजर सेल्फ सर्विंग इनिशिएटिव are exploited by managers, are not vigilant enough, lack of agreement, ये कुछ चीजें होती हैं जो कि बड़ी कॉमन होती है जो कि हम अमूमन देख रहे होते हैं कि एक तो ये होता है कि वो जो है बहुत जल्दी मैनेजर्स की बात को अप्रूव कर लेते हैं, बाजू का एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं मैनेजर्स के हाथ में, विजिलेंट नहीं होते हैं, मतलब इतना ज्यादा वो जो है नहीं देख पा रहे होते, वो सिर्फ ओवरव्यू देखते के बारे में इतना तो पता नहीं होता तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देख के चीजों को अग्री या डिसएग्री कर लेते हैं। लैक ऑफ अग्रीमेंट एक इशू होता है, एक मेंबर कुछ कह रहे हैं एक मेंबर कुछ कह रहे हैं, these are few problems जो कि फेस की जा रही होती है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिहाज से बात करें तो हिस्टोरिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डोमिनेटेड बाय इनसाइड मैनेजर्स, पहले जो है वो इनसाइड मैनेजर्स से डोमिनेट होता है जिसे मैनेजर्स के नाम देते हैं, मैनेजर्स जो है वो उसको डोमिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारे पास जब उसके इंटरनल की वजह से कर रहे तो फिर इसके बाद आपके आउटसाइड डायरेक्टर्स आ गए। आउटसाइड डायरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो आउटसाइड डायरेक्टर आपके मैनेजरियल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करता है, फाइनेंशियल कंट्रोल को एम्फेसाइज कर रहा होता है क्योंकि वो मार्केट को देख रहा होता है। आउटसाइड जो है, अच्छा इसके साथ इन एडिशन टू इट जो आउटसाइड मैनेजर्स होते हैं वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, ज्यादा आउटसाइड मैनेजर कर रहे थे तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों के साथ लिमिटेड कॉन्टेक्ट होता है, रिजल्ट जो है वो इनफेक्टिव होते हैं क्योंकि मैनेजरियल डिसीजन जो है वो नहीं इतना स्ट्रॉन्ग लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद आर एक वो बाजुकात ये होता है कि इम्फेसिस फाइनेंशियल के ऊपर इतना ज्यादा हो जाता है कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आपका जो है वो लैप्स करने लगता है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल जो है आपका लूज होने लगता है। इनहैंस बोर्ड की इफेक्टिवनेस किस तरीके से की जाती है, पहला तो ये है कि डाइवर्सिटी ऑफ बैकग्राउंड जो है वो इंक्रीज किया जाए, लाइक जो भी मेंबर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो मेंबर ना सिर्फ इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो बल्कि एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग भी हो। फिर उसके बाद आपकी कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए कंपनी उतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। एस्टैब्लिश कंसिस्टेंट यूज ऑफ फॉर्मल प्रोसेसेस आपके जो है वो फॉर्मल होने चाहिए क्योंकि जितने ज्यादा फॉर्मल प्रोसेसेस होंगे आपके लिए काम करना उतना ही आसान होगा। कॉम्पेंसेशन जो डायरेक्टर की है तो एवरी पीरियड ऑफ टाइम जो है वो मॉडिफाई होनी चाहिए ताकि उसका मोटिवेशन एलिमेंट जो है वो मौजूद रहे। लीड डायरेक्टर्स होने चाहिए, लीड डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कि आपके नॉन मैनेज बोर्ड के दरमियान जो है वो लाइजॉन क्रिएट करते हैं जो कि एक
बीच का रोल प्ले कर रहे होते हैं कंपनी और डायरेक्टर्स के दरमियान, जो कि आपकी तमाम की तमाम क्लैरिटी और तमाम की तमाम रीजंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डायरेक्टर के अंदर जो है वो इक्विटी स्टेक्स के बारे में जो है वो डायरेक्टर्स के भी होने चाहिए, ताकि डायरेक्टर्स का भी शेयर होल्डर के अंदर पार्ट हो, सो दैट दे मे बी एबल के वो उस हीट को समझ सके या वो उसको एब्जॉर्ब कर सके कि हाँ जी हमारे भी शेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ताकि वो उस चीज को अडॉप्ट कर सके और इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतना ही साथ लेके चले जितनी जरूरी है। ओके, विल बी कीपिंग इट टिल हियर। आज तक के लिए हम यहीं पे इसको जो है वो रोकेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फॉर नाउ मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर दूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। ओके जी, अब्दुल हमीद, मैं नाम ले रहा हूँ और जिसका नाम नहीं है मुझे बता दे। अब्दुल वलीद, अलमास सत्तार, अक्सर वहाब, अक्सर वहाब, निदा, अफसा, इकरा, काशिफ, नाहीम, नावश, मोहम्मद हसन, मुस्कान, निदा सत्तार, जबार किधर गया? जी, रुबाब एंड जब्बार। ओके, अच्छा, हसन हो गई आपकी अटेंडेंस, हफ्सा आपकी भी अटेंडेंस हो गई जी बेटा। ऑल इज डन फॉर द अटेंडेंस, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। ठीक है बेटा, ख्याल रखिएगा, फिर अल्लाह हाफिज़।